वेलकम टू सिविल सर्विस एक्सप्रेस। आज हम हमारे लॉ सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक लेंगे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। ये एक्ट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में इस एक्ट में से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुके हैं, इसलिए इस एक्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना और स्पेसिफिकली जो इसका डेफिनेशनल पार्ट है उसको बहुत गौर से पढ़ना। स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट डेफिनेशन से, जो है नज़ुल भूमि की या नज़ुल लैंड की। नज़ुल लैंड का मतलब है कि वो आबादी लैंड जो किसी म्यूनसिपैलिटी, पंचायत सर्कल, विलेज, टाउन या सिटी के अंदर आती है, उसकी लिमिट्स के अंदर आती है और साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में आती है। मतलब अगर ये म्यूनसिपैलिटी, विलेज, टाउन या सिटी है, उसके अंदर जो भी आबादी भूमि होगी वो नज़ुल लैंड होगी इफ़ वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। डेफिनेशन देख लेते हैं। आबादी लैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी, पंचायत सर्कल, विलेज, टाउन और सिटी वेस्टिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन को आपको एग्जैक्ट याद रखनी है अगर आपको एग्जाम में पूरे नंबर लाने हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है खेवट। खेवट क्या है? जिस भी एरिया में सर्वे किया जा रहा है या रिकॉर्ड ऑपरेशन किया जा रहा है, उस एरिया की जितने भी एस्टेट होल्डर्स हैं उन सब का रजिस्टर, अ रजिस्टर ऑफ ऑल एस्टेट होल्डर्स इन द एरिया अंडर सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशन। इसमें चीज़ें क्या क्या मेंशन होती हैं? इसमें मेंशन होता है कि उस एस्टेट होल्डर का क्या नेचर है, किस तरीके का एस्टेट होल्डर है, उसका एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि किस हद तक या किस लिमिट तक उसका इंटरेस्ट है उस भूमि के अंदर में, या फिर साथ में कोई शेयरर है या फिर कोई शेयर कर रहा है इस एस्टेट्स को, कोई गिरवी चीज़ रखी गई है उस एस्टेट होल्डर के पास में उस ज़मीन के एवज में, प्लस कोई भी व्यक्ति उससे लैंड होल्ड कर रहा है अदर देन एज टेनेंट। टेनेंट के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर उससे लैंड होल्ड कर रहा है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन इस खेवट के अंदर में लिखी जाएगी। डेफिनेशन देखते हैं। खेवट इज अ रजिस्टर ऑफ ऑल एस्टेट होल्डर्स इन द एरिया अंडर सर्वे or under record operation, specifying the nature and extent of interest of each and his co-sharers, mortgages in possession, and person holding land from him otherwise than as tenant। ठीक है, खेवट आता है, खेवट रजिस्टर है सारे एस्टेट होल्डर्स का। नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं। आबादी लैंड, जो नज़ुल लैंड में हम आबादी लैंड की बात की थी, वो आबादी लैंड का मतलब क्या है? आबादी लैंड का साधारण सिंपल लैंग्वेज में मतलब है जिस भी एरिया में, जिस भी विलेज, टाउन या सिटी का जो भी एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन रहती हो। आबादी एरिया, आबादी लैंड मीन्स द पॉपुलेशन एरिया ऑफ अ विलेज, टाउन और सिटी, प्लस जो पे पॉपुलेशन रहती है यहाँ फिर किसी भी एरिया को आबादी के लिए रिजर्व किया गया है, प्लस किसी भी एरिया को बिल्डिंग पर्पस के लिए रिजर्व किया गया है। और कौन? पहला, जो भी पॉपुलेशन एरिया है जहाँ पे आबादी रहती है, या फिर जिस एरिया को आबादी एरिया के लिए रिजर्व किया गया है, या फिर वहाँ पे बिल्डिंग पर्पस के लिए उसको रिजर्व किया गया है, चाहे वहाँ पे बिल्डिंग बनी हो या ना बनी हो। आबादी भूमि या आबादी लैंड। बोर्ड ऑफ राइट्स को ध्यान से देखना है और एनुअल रजिस्टर्स को ध्यान से देखना है। इसमें से पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं। रजिस्टर ऑफ विलेजेस का मतलब है ये उन सारे विलेजेस की लिस्ट है जहाँ पे सर्वे हो रहा है या फिर रिकॉर्ड ऑपरेशन हो रहा है। उसको प्रिपेयर कौन करता है? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल विलेजेस इन द एरिया अंडर सर्वे और रिकॉर्ड ऑपरेशन प्रिपेयर्ड बाय द लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होगी सर्वे इस रजिस्टर के अंदर में? एरिया लायबल टू फ्लूवियल कल्टिवेशन। फ्लूवियल कल्टिवेशन का मतलब है जहाँ पे कल्टिवेशन नदी के पानी के थ्रू होता है, जो भी एरिया उसके अंडर में आता है वो एरिया लिखा जाएगा। एरिया हैविंग प्रिकेरियस कल्टिवेशन। प्रिकेरियस कल्टिवेशन का मतलब है जहाँ पे अनियमित कल्टिवेशन होता है, जहाँ पे रेगुलरली कल्टिवेशन नहीं होता है। प्लस रेवेन्यू और रेंट, इन एरियाज़ के ऊपर कितना रेवेन्यू और रेंट असेस किया गया है, और प्लस किस पर्सन से ये रेंट या रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें आएगी? The area of which the revenue or rent has either wholly or in part been released, remitted, assigned or compounded, specifying the authority therefore and the conditions thereof। सिंपल लैंग्वेज में कि जिन एरियाज़ का रेंट या रेवेन्यू को छूट दे दी गई है या उसे
माफ़ कर दिया गया है या कंपाउंड कर दिया गया है, एक साथ जोड़ दिया गया है, ऐसे एरियाज़ को भी लिखा जाएगा। प्लस कौन सी अथॉरिटी के अंदर में ये किया गया है और क्या कंडीशंस के अंडर में ये चीज़ें की गई है। क्या क्या चीज़ें होगी? पहला, एरिया लायबल टू फ्लूवियल कल्टीवेशन, एरिया हैविंग प्रिकेरियस कल्टीवेशन, रेवेन्यू और रेंट असेस देयर ऑन, एंड द पर्सन थ्रू whom it is payable. And fourth is the area of which the revenue or rent has either wholly or in part been released, remitted, assigned or compounded. ठीक है, ये है रजिस्टर ऑफ विलेजेस, इसको आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रिपेयर की जाती है, इसको प्रिपेयर कौन करता है? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर प्रिपेयर करता है। और कहाँ के लिए? एक विलेज के लिए या फिर पोर्शन ऑफ विलेज के लिए। ठीक है, इसका कंटेंट क्या हुआ हम नेक्स्ट देखेंगे। इसको प्रिपेयर कौन करता है? एक लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर प्रिपेयर करता है, एक विलेज या पोर्शन ऑफ विलेज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है कंटेंट, क्या क्या लिखा जाएगा इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। पहला, इसका मैनर क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, वो तो स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी एज प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और क्या क्या चीज़ें होगी, 4 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। पहला होता है इसके अंदर खेवट। खेवट क्या है हम देख चुके हैं। सेकेंड है खातूनी। थर्ड है एक रजिस्टर ऑफ ऑल पर्सन होल्डिंग रेंट लैंड और सच अदर रजिस्टर्स अज में भी प्रिस्क्राइब। एक एक को हम देखते हैं। खेवट का मतलब हम देख चुके हैं। खेवट होता है एक रजिस्टर्स ऑफ ऑल एस्टेट होल्डर्स। ठीक है, खेवट को आप कैसे याद रखो कि खेवट के अंदर जो ई आता है, ई मीन्स एस्टेट होल्डर्स। सिंपली आप कोई भी और निमोनिक से याद रख सकते हो। खेवट मीन्स रजिस्टर ऑफ ऑल एस्टेट होल्डर्स इन द एरिया। ठीक है, खातूनी का मतलब है कि रजिस्टर ऑफ ऑल द पर्सन्स, उन सब लोगों का रजिस्टर जो उस एरिया में लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं या अदरवाइज ऑक्यूपाई या होल्ड कर रहे हैं। नॉर्मली ये कल्टीवेट या ऑक्यूपाई होल्ड करने वाले कौन लोग होते हैं? टेनेंट्स होते हैं। और भी लोग हो सकते हैं, पर जनरली अगर हम समझना चाहें तो खतूनी जो है वो रजिस्टर ऑफ टेनेंट्स है और खेवट जो है रजिस्टर है एस्टेट होल्डर्स का। इधर खतूनी क्या है, सही डेफिनेशन पढ़ें तो रजिस्टर ऑफ ऑल पर्सन कल्टिवेटिंग और अदरवाइज होल्डिंग और ऑक्यूपाइंग लैंड इन सच एरिया। थर्ड चीज़ इसमें क्या होगा? थर्ड होगा रजिस्टर ऑफ ऑल पर्सन होल्डिंग लैंड इन सच एरिया फ्री ऑफ रेंट और रेवेन्यू, जो बिना रेंट या रेवेन्यू के लैंड होल्ड कर रहे हैं उनका रजिस्टर होगा। और फोर्थ होगा कोई भी और रजिस्टर जो भी स्टेट गवर्नमेंट या लॉज के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। 4 चीज़ें, खेवट, खाटूनी, रजिस्टर ऑफ ऑल persons holding land free of rent or revenue or such others registers as may be prescribed. नेक्स्ट डेफिनेशन है एनुअल रजिस्टर्स की। एनुअल रजिस्टर का मतलब क्या होता है? एनुअल रजिस्टर का सिंपल देखो कि जो भी हमने ऊपर 4 रजिस्टर्स देखे उनके अंदर कोई भी किसी भी एक पीरियड के अंदर, जनरली जो एनुअल 1 साल के अंदर कोई भी चेंजेस होंगे, कोई भी अमेंडमेंट्स होंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो एनुअल रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर शैल कॉज टू बी रिकॉर्डेड इन द एनुअल रजिस्टर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑल चेंजेस दैट मे टेक प्लेस और एनी ट्रांजेक्शन दैट मे अफेक्ट एनी ऑफ द राइट्स और इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर्स। ठीक है, ये आपको इन दोनों में देखना है कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है वो वाइडर टर्म है, उसके अंदर सारे रजिस्टर्स बनाए जाएंगे और उसके अंदर सारा कंटेंट लिखा जाएगा। लेकिन जो एनुअल रजिस्टर है उसके अंदर सिर्फ अमेंडमेंट्स या जो भी चेंजेस होंगे वो लिखे जाएंगे। ये क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में कि इन दोनों में से नैरोअर या वाइडर कौन है, तो उसमें से आपको लिखना है कि एनुअल रजिस्टर जो है वो नैरो है और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो वाइडर है। एनुअल रजिस्टर में सिर्फ अमेंडमेंट्स लिखे जाएंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में कंप्लीट डिटेल्स लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू अपीलिएट अथॉरिटी। रेवेन्यू अपीलिएट अथॉरिटी का मतलब है कि कोई भी केसेस होते हैं जुडिशियल रेवेन्यू रिलेटेड या कोई भी इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी अदर केसेस हो सकते हैं, उसके खिलाफ अगर कोई भी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर या सेटलमेंट ऑफिसर कोई भी जजमेंट देता है तो उसके खिलाफ अगर आपको अपील करनी हो तो आप जिस अथॉरिटी के पास में जाएंगे वो होगी रेवेन्यू अपीलिएट अथॉरिटी। इसको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। और स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट की जाती है जो 3 से कम नहीं हो सकते और ईच ऑफिसर एक्ट एज एन रेवेन्यू अपीलिएट अथॉरिटी। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच नंबर ऑफ ऑफिसर नॉट लेस देन 3
as may be found necessary। इनकी ड्यूटीज़ क्या होगी? टू हियर, टू रिसीव, हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स, रिविजन एंड रेफरेंसेस in revenue judicial cases and other matters specifically provided by the law। ये हो गया उनका functions to receive, hear and dispose of appeals, revision and references in revenue judicial cases and other matters। और इसको अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। 3 से कम लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, मिनिमम 3 है। और एवरी ऑफिसर सो अपॉइंटेड शैल बी डेजिग्नेटेड एज रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। और उसका जुरिडिक्शन और अदर ड्यूटीज़ क्या होगी वो सब स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, इस पर भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आ रखा है, इसलिए इसे याद रखना, क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट है, पता है हमने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के अंदर खातूनी को देखा था, खेवट, खातूनी। अब एक बार रिवाइज करने की कोशिश करो, खेवट, खातूनी और रजिस्टर ऑफ ऑल पर्सन होल्डिंग लैंड फ्री ऑफ रेंट। ठीक है, खेवत के बारे में जो भी चीज़ें होगी, खेवट के अंदर क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी थी हमने डेफिनेशन में भी देख लिया था और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में भी देख लिया था। लेकिन खातूनी के अंदर क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होगी वो हम यहाँ देखेंगे। खातूनी को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। खातूनी मीन्स रजिस्टर ऑफ पर्सन्स कल्टिवेटिंग और अदरवाइज होल्डिंग और ऑक्यूपाइंग लैंड। ठीक है, खातूनी पढ़ाते वक्त मैंने एक बार एक चीज़ कही थी कि खातूनी जनरली अगर अब देखा जाए तो वो रजिस्टर है टेनेंट्स का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर्स में जो भी हम देखने वाले हैं वो पर्टिकुलर्स होंगे टेनेंट्स के बारे में। स्पेसिफाई एज टू ईच टेनेंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली, ये टेनेंट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। क्या इन्फॉर्मेशन क्या होगी? नेचर और क्लास ऑफ हिज टेन्योर, कितने अवधि तक वो रहने वाले हैं और किस तरीके का उनका अवधि रहेगी वो उसके बारे में हम देखेंगे। द नेचर एंड क्लास ऑफ हिज टेन्योर, कितना प्रीमियम पे किया गया टेनेंट के द्वारा खातेदारी राइट्स को एक्वायर करने के लिए। खातेदारी राइट्स का मतलब क्या है कि हम टेनेंसी एक्ट जो है नेक्स्ट हम उसमें देखेंगे खातेदारी राइट्स क्या होती है। लेकिन खातेदार का आप सिंपल समझो कि टेनेंट जो है उसी को खातेदार कहा जाता है। खातेदार वर्ड का मीनिंग है जिसका नाम खाते के अंदर या रिकॉर्ड्स के अंदर मेंशन किया गया वो हो गया खातेदार, और यहाँ पे टेनेंट को ही खातेदार कहा गया। तो कितना प्रीमियम पे किया गया टेनेंट के द्वारा खातेदारी राइट्स को एक्वायर करने के लिए, किस दिन ये खातेदारी पर्चे को एक्वायर किया गया, डेट ऑफ खातेदारी पर्चा एंड द ट्रांसफर्स मेड बाय हिम, कितना पैसा दिया गया, खसरा नंबर, हर एक फील्ड का खसरा नंबर, एनुअल रेंट कितनी पे की जाएगी उसके द्वारा, कोई अदर कंडीशंस है टेन्योर के रिलेटेड वो भी वहाँ पे लिखी जाएगी। इन केस कोई भी अगर और व्यक्ति है जो खातेदार टेनेंट के अलावा इस लैंड को होल्ड कर रहा है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी, लिखा जाएगा कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक उसके द्वारा वो लैंड पजेस की जाएगी। और कोई भी अदर पर्टिकुलर्स गवर्नमेंट के द्वारा या लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो वो भी हम खातूनी के अंदर में लिखेंगे। प्लस खातूनी के डेफिनेशन में क्या था, कल्टिवेटिंग, होल्डिंग और ऑक्यूपाइंग लैंड। कल्टिवेटिंग, होल्डिंग और ऑक्यूपाइंग लैंड में क्या होता है कि कई बार ऐसे एस्टेट होल्डर्स होते हैं जो लैंड को खुद ही कल्टिवेट करते हैं और खुद ही ऑक्यूपाई करते हैं, तो ऐसे एस्टेट होल्डर्स को बोला जाता है खुदकश्त, और ऐसी लैंड को बोला जाता है खुदकश्त लैंड। तो उनके बारे में जो खुदकश्त है या खुदकश्त लैंड जो है उसके बारे में भी डिटेल्स खातूनी के अंदर में लिखी जाएगी। द रजिस्टर शैल ऑल्सो स्पेसिफाई द एस्टेट होल्डर्स होल्डिंग लैंड एज खुदकश्त इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। और प्लस क्या लिखा जाएगा, कितने साल तक ऐसी लैंड को होल्ड किया है। उन्हीं का हमने देख लिया क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, नेचर एंड क्लास ऑफ टेन्योर्स ऑफ टेनेंट, कितना प्रीमियम पे किया गया टेनेंट के द्वारा खातेदारी राइट्स को एक्वायर करने के लिए, खातेदारी पर्चा की डेट क्या है, ट्रांसफर्स कितने उसके द्वारा दिए गए टू एक्वायर दैट खातेदारी पर्चा, खसरा नंबर क्या है फील्ड का, कितनी रेंट पे की जाएगी उसके द्वारा, कोई भी अदर कंडीशंस है इस टेन्योर की तो वो, और अगर कोई और व्यक्ति खातेदार टेनेंट के अलावा कोई और व्यक्ति लैंड होल्ड कर रहा है तो उसके बारे में, और कितने साल से उसने लैंड हेल्ड करके रखी है उसके बारे में। प्लस अगर कोई एस्टेट होल्डर्स है जो खुदकश्त लैंड होल्ड कर रहा है तो उसके बारे में भी लिखा जाएगा, और कितने साल से उसने लैंड होल्ड की रखी है वो भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अब इस एक्ट के अंदर कुछ ऑफिसर्स के बारे में मेंशन किया गया है, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है, किस एरियाज़ में अपॉइंट करता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें भी इस एक्ट के अंदर मेंशन्ड है, तो वो भी हम देखेंगे। पहला है पटवारी। पटवारी को अपॉइंट कौन करता है, कलेक्टर अपॉइंट करता है, और कहाँ अपॉइंट करता है, एक पटवारी सर्कल के अंदर।
मतलब पटवारी का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो पटवारी सर्कल होता है। पटवारी का जनरल रोल होता है मेंटेन करना और करेक्शंस करना एनुअल रजिस्टर्स में और रिकॉर्ड्स के अंदर, प्लस कलेक्शंस भी करना रेंट का, रेवेन्यू का और कोई भी अदर डिमांड जो है ड्यू है लैंड होल्डर से या टेनेंट से। और इसके अलावा कोई भी जो ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर इम्पोज करती है तो उसको भी पूरा करना। नेक्स्ट आता है लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर या गिरदवार कानूनगो। जनरली ये पटवारी के ऊपर होता है। इसको भी अपॉइंट कौन करता है? कलेक्टर अपॉइंट करता है। और इसको अपॉइंट किया जाता है ईच लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्कल के लिए। इसका काम है सुपरविजन करना प्लस मेंटेन या करेक्शन करना एनुअल रजिस्टर और रिकॉर्ड्स में। इसका मेनली काम जो होता है वो सुपरवाइज करना पटवारी के काम को। पटवारी मेंटेन या करेक्शंस करता है और गिरदवर कानूनगो होता है उसके ऊपर सुपरवाइज करता है। नेक्स्ट गिरदवर कानूनगो के ऊपर लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर के ऊपर बैठता है सदर कानूनगो। सदर कानूनगो को अपॉइंट करता है डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। और इसको जनरली अपॉइंट किया जाता है 1 या मोड सदर कानूनगो जो एच डिस्ट्रिक्ट में होता है उसके लिए। हर डिस्ट्रिक्ट में सदर कानूनगो होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका काम होता है गिरदवार कानूनगो और पटवारी के काम को सुपरवाइज करना और कोई भी अदर ड्यूटीज़ जो है अगर स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर देती है तो उसको परफॉर्म करना। मेन इसका काम सुपरविजन का होता है। इन तीनों के साथ में विलेज सर्वेंट्स भी अपॉइंट किए जाते हैं विलेज लेवल के ऊपर। विलेज सर्वेंट्स जनरली 2 तरीके के होते हैं और इसके अलावा भी हो सकते हैं। पहला होता है विलेज वॉचमैन या चौकीदार। इन सबको विलेज वॉचमैन हो या कोई भी अदर सर्वेंट हो इसको अपॉइंट कलेक्टर ही करता है और ये जनरली एक विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस में अपॉइंटेड होते हैं। जो विलेज वॉचमैन होता है उसका काम होता है कि जो भी ड्यूटीज़ एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसको दे उसको वो पूरी करनी है। और सेकंड जो होता है विलेज बलाई या किसी भी अदर तरीके का कोई भी सर्वेंट होगा विलेज बलाई या उसके अलावा उसको जो भी ड्यूटीज़ इस एक्ट के अंदर में या कोई और लॉ के अंडर में मेंशन होगी उसको वो पूरी करनी होगी। विलेज वॉचमैन जो है उसकी ड्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ एसपी डिसाइड करता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिसाइड करता है और बाकी जो भी विलेज सर्वेंट्स हैं उनकी ड्यूटीज़ लॉज या रूल्स इस एक्ट के अंडर में जो भी बनेंगे वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। इनको भी याद रखना, इनमें से भी 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। अब हमने देख लिया कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो रेंट कलेक्ट की जाएगी तो उसका असेसमेंट कैसे होगा, वो रेंट किस बेसिस पे डिफाइन की जाएगी। पहला देखो आप सॉइल का क्लासिफिकेशन। जो भी सेटलमेंट ऑफिसर होगा अपने असेसमेंट सर्कल्स में सॉइल्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देगा और उन क्लासेस के बेसिस पे विलेजेस को भी डिवाइड कर देगा। सॉइल्स का क्लासिफिकेशन होगा और उसके बेसिस पे विलेज का डिवीजन होगा। मतलब किसी एरिया में एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल होगी तो उस एरियाज़ के विलेजेस को एक साथ कर दिया जाएगा और बाकी एरियाज़ में अलग टाइप की सॉइल होगी तो वहाँ के विलेजेस को एक साथ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि उस रेंट की जो रेट्स होगी उसको इवॉल्व कैसे किया जाएगा। हर जो असेसमेंट सर्कल है, असेसमेंट ग्रुप है, उसके लिए अलग रेंट रेट्स को डिसाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन द सॉइल क्लासेस। और ये कौन डिसाइड करेगा? सेटलमेंट ऑफिसर। अब बेसिस क्या होंगे रेंट को डिसाइड करने के लिए? देखो मेन पर्पस क्या होगा कि जो भी रेंट डिसाइड हो वो फेयर और इक्विटेबल, मतलब कोई भी आनन फानन में या कोई भी हवे में रेंट डिसाइड नहीं होगी। एक परफेक्ट पैरामीटर्स डिसाइड होंगे और उसके बेसिस पे रेंट डिसाइड होगी और सबके लिए बराबर रेंट होगी जनरली, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा इन रेंट का डिसीजन लेते वक्त? पहला कि पिछले 20 साल में जिस साल रेंट डिसाइड की जा रही है, सेटलमेंट ईयर जो होगा उसके पहले वाले 20 सालों में कितना कलेक्शन रहा रेंट का और सेसेस का और क्या नेचर में रहा। द कलेक्शन फ्रॉम रेंट एंड सेसेस इन द नेचर ऑफ रेंट ड्यूरिंग द 20 years प्रीसीडिंग द सेटलमेंट। इसमें से इन जितने भी कैलकुलेशंस होंगी इनमें से अगर कोई भी गवर्नमेंट ने एबनॉर्मल ईयर डिसाइड किया है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या देखा जाएगा? एवरेज प्राइजेस पिछले 20 साल में जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ उनकी एवरेज प्राइस क्या रही। द एवरेज प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द 20 years प्रीसीडिंग द सेटलमेंट। जो भी एबनॉर्मल ईयर होगा उसकी प्राइजेस को डिडक्ट कर दिया जाएगा।
प्लस नेचर ऑफ क्रॉप्स, किस किस तरीके की क्रॉप्स को उगाया जा रहा है, क्या एवरेज क्वांटिटी होती है प्रोडक्शन की, क्या वैल्यू रहती है इन जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्या एवरेज वैल्यू रहती है, वैल्यू ऑफ सच प्रोड्यूस एट द एवरेज प्राइस, इस प्रोडक्शन के दौरान क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, या कल्टीवेटर जो है उसको क्या क्या कॉस्ट लगती है अपने परिवार को और ख़ुद को मेंटेन करने में। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर मान लो किसी साल किसी समय तक अगर लैंड को खाली छोड़ा जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या है, जो रेमिशन, सस्पेंशंस या शॉर्ट कलेक्शंस होते हैं उस एरिया के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या बार बार शॉर्ट कलेक्शंस हो रहे हैं कि जितना डिसाइड किया गया उससे कम पैसा कलेक्ट हो जा रहा है, या फिर रेंट्स को रेमिट करना पड़ रहा है या सस्पेंड करना पड़ रहा है, क्या कारण रहते हैं उस एरियाज़ के अंदर, उन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा। साथ में रेंट रेट्स क्या है उस एरियाज़ की, उसको देखना है, और अगर आसपास के कोई सिमिलर एरियाज़ है उनके अंदर सिमिलर सॉइल क्लासिफिकेशंस हैं तो उनकी अंदर रेंट रेट्स क्या चल रही है उनको भी देखा जाएगा। साथ में मेन कंडीशंस ये रहेगी कि जो भी रेंट डिसाइड होती है वो जो भी प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू का 1/6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सच शेयर नॉट एक्सीडिंग 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है। सेटलमेंट ऑफिसर 1/6 से ज़्यादा रेंट नहीं ले सकता कहीं पे भी। अब ये हो गया पर्टिकुलर्स, क्या क्या बेसिस के ऊपर हम रेंट को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ रेंट्स। असेसमेंट ऑफ रेंट का सीधा फंडा है कि सेटलमेंट ऑफिसर असेस करेगा उस रेंट्स को और ऑन द बेसिस ऑफ सैंक्शन रेंट्स, जो भी हमने रेंट्स डिसाइड की है उसके बेसिस पे सेटलमेंट ऑफिसर रेंट्स को कितनी रेंट पेएबल होगी उसको डिसाइड करेगा। वो कैसे भी हो सकता है कि उसमें छूट कितनी होगी, उसके अंदर बढ़ावा कितना होगा, वो भी बेसिस, जो भी बेसिस देखना होगा वो सेटलमेंट ऑफिसर डिसाइड करेगा हर एरिया के अंदर में। अब मेन मुद्दा है, इस पॉइंट से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, कौन सी ऐसी लैंड होगी जहाँ पे असेसमेंट नहीं किया जाएगा, जहाँ पे रेंट का असेसमेंट नहीं किया जाएगा। लैंड टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम असेसमेंट। ये जो लैंड होगी उसको सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा एक्सक्लूड किया जाएगा। कौन कौन सी लैंड है? ऐसी लैंड्स जहाँ पे बिल्डिंग्स है और साथ में बिल्डिंग के आसपास का जो भी एरिया जो बिल्डिंग से अटैच्ड है वो भी एरिया उसके अंदर काउंट होगा। लैंड ऑक्यूपाइड बाय बिल्डिंग्स विद देयर एपर्टेनेंसेस। सेकेंड है परमानेंट थ्रेशिंग फ्लोर, जहाँ पे परमानेंटली कटाई होती हो प्रोड्यूसेस की। कोई शमशान है, कोई ग्रेवयार्ड है या फिर कोई प्लेग्राउंड है, उसके अंदर में जो भी भूमि आएगी उनको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। जो भी भूमि परमानेंट रोड्स या पाथवेज के अंडर में आती है उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। या ऐसी लैंड जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, अनकल्चरेबल लैंड जो है उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है। 5 लैंड्स हैं जहाँ पे भी बिल्डिंग हो, जहाँ पे परमानेंट थ्रेशिंग फ्लोर्स हो, ग्रेवयार्ड्स, क्रेमेशन ग्राउंड्स या प्लेग्राउंड्स हो, परमानेंट रोड और पाथवेज हो और अनकल्चरेबल लैंड हो। इन सारी भूमिज को असेसमेंट ऑफ रेंट से एक्सक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कुछ PYQs जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। पहला देखो, नजुल लैंड को पूछा गया है, कंटेंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को पूछा गया है 2021 के अंदर में। और मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डू यू एग्री विद द व्यू डेट द एक्सप्रेशन एनुअल रजिस्टर एज यूज्ड इन द लैंड रेवेन्यू एक्ट इज़ वाइडर देन द एक्सप्रेशन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। हमको पता है कि वाइडर नहीं है, नैरोवर है। एनुअल रजिस्टर नैरो है और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वाइडर है। और 2016 में सेम क्वेश्चन पूछा गया कि नजुल भूमि क्या होती है। ठीक है। यहाँ पे हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले, उसका लिंक बायो में है और जो भी कंटेंट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा।